ओके सो हाय एवरीवन। हम एग्जाम में आपके पास आ सकता है कि मोशन ऑफ ए सिस्टम विद वेरिंग मास, मतलब ऐसा सिस्टम जिसका जो मास है वो टाइम के साथ धीरे धीरे घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, मतलब चेंज होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन। एक एग्जांपल है रॉकेट, क्योंकि हम देखते हैं कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके अंदर का जो फ्यूल भरा हुआ होता है वो गैस के फॉर्म में नीचे निकलता जाता है, बाहर निकलता जाता है, तो उसका ऑब्वियसली मास घटता जाता है जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है, इसीलिए उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ओके। सो मोशन ऑफ अ सिस्टम विद वेरिंग मास जनरली स्टार्ट करते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ मास एम। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसका मास है कैपिटल एम और कितने टाइम पे है, टी पे है, और उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी है टी टाइम पे, हमारे पास वी है। ठीक है, किसमें, लेबोरेटरी फ्रेम में। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद हमारे पास जब टाइम बीता और टाइम बीत के कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए उसका जो मास था वो डेल्टा एम घट गया, क्योंकि हम घटने वाला ही केस करेंगे क्योंकि रॉकेट में क्या हो रहा है वो कम होता है। ठीक है, डेल्टा एम डिक्रीज हो गया। तो डेल्टा एम ये रहा, पीस ऑफ मास डेल्टा एम इज सेपरेटेड यानी अलग हो गया फ्रॉम द सिस्टम से ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, और वो जो पीस था डेल्टा एम जो अलग हुआ है, जाहिर सी बात है वो भी किसी वेलोसिटी से जाएगा, और ये जो पीस है ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि रॉकेट ऊपर जाता है तो अलग हुआ वाला पार्ट नीचे आता है, तो दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम केवल और केवल वेक्टर डाल दिया। वेक्टर का मतलब है जब आप अलग से इसका एप्लीकेशन स्टडी करें तब आप माइनस प्लस लगाते रहिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर जा रहे हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी v है टी टाइम पे, अगला टाइम हुआ डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा m अलग हो गया, जो अलग हुआ हिस्सा था वो u वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, सेपरेशन के बाद में जो ओरिजिनल बॉडी थी उसका मास कितना हो गया, m माइनस डेल्टा m हो गया, क्योंकि घट गया ना। और क्योंकि उसका मास घट गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और बढ़ गई, और वो कितनी हो गई, v प्लस डेल्टा v हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से। हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होता है dp। dp क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल मतलब फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का और इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे dt, और ये सब कितने टाइम में हो गया हमारे पास, डेल्टा टी टाइम में। तो फाइनल यहाँ पर भी वैसे ये लिखना चाहिए था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल कितना है, टी प्लस डेल्टा टी, और टी इनिशियल कितना था, टी था। अब हम पी फाइनल निकालते हैं। तो पी फाइनल देखो पूरे सिस्टम का आएगा, तो पूरे सिस्टम का आएगा मान लीजिए, तो पूरा सिस्टम के अंदर फाइनली क्या हो रहा था, फाइनली ये हो रहा था कि हमारे पास दो मासेस थे। एक बॉडी थी हमारे पास जिसका मास कितना था, बड़ी वाली बॉडी m माइनस डेल्टा m, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v प्लस डेल्टा v। तो ये तो बॉडी का, बड़ी वाली बॉडी का मोमेंटम हो गया। साथ साथ में हमें प्लस प्लस और कौन सा मोमेंटम उसमें जुड़ेगा, जो छोटा वाला पीस अलग हुआ था उसका मास था डेल्टा m, और वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, u वेलोसिटी से। तो ये टोटल आपके पास हो गया p फाइनल माइनस इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास एक ही बॉडी थी m, और वो किस वेलोसिटी से जा रही थी, v से। तो ये आपके पास हो गया इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है देखो, अब हमें इस पूरे पार्ट को थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने टर्म मिलने चाहिए, उससे हमें कम यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पूरा सॉल्व करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ टर्म हमारे पास यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली अवॉइड कर दिए हैं, बट वो मैं एक बार पहले पूरा सॉल्व कर लूँ फिर। तो देखो ये m जब v से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, mv, और ये mv क्या होगा, पॉजिटिव साइन का होगा, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। तो ये mv से ये वाला mv तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये m आपके पास जाएगा डेल्टा v के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब आपको ये टर्म मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये वाला डेल्टा m इस v से मल्टीप्लाई होगा, आगे नेगेटिव साइन है तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां से हो गया, और ये डेल्टा m जो है वो इस डेल्टा v से भी मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है आपको जब डेल्टा एम जो है वो इस डेल्टा वी से मल्टीप्लाई होगा तब आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल गया, और साथ में फिर आपके पास ये वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म आपने यहाँ लिखा है। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करके एक टर्म दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी 4 टर्म आपके पास बच गए। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, डेल्टा टी टेंस टू 0 जैसे ही लगाएंगे तो डेल्टा वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पर हमें मिल रहा है डेल वी बाई डेल टी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी। ठीक है, और डेल्टा एम बाई डेल्टा टी जो हो जाएगा वो माइनस का डी एम बाई डी टी हो रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्यों हुआ। देखो, जो डी एम बाई डी टी होता है, डीएम बाई डी टी होता है, आपने देखा होगा अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि x बढ़ने से y बढ़े, करेक्ट। और जब dy बाई डी एक्स आपके पास नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है कि x बढ़ने से y घटे। तो यहाँ पे अगर आप t बढ़ोगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कैपिटल M जो कि ओरिजिनल बॉडी का मास है वो घट रहा है, तो t बढ़ने से m घटने की वजह से ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए आपके पास, नेगेटिव होनी चाहिए। इसलिए डेल्टा m बाई डेल्टा t की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का dm अपॉन dt रखेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। इतना ही फिलहाल अपन को करना है, ये वाली चीज अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम रखते हैं वैल्यू, तो फर्स्ट टाइम ये वाली जो टर्म है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, देखो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, इसी जगह डीवी बाई डी टी आ जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ गया। ठीक है, सेकेंड टर्म में आपके पास यहाँ पे देखिए v और साथ में डेल्टा एम बाई डेल्टा टी है, बट ये नेगेटिव साइन के साथ में है तो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि एक माइनस हमें यहाँ से लगाना है, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपके पास आ चुका है। अब इसमें भी देखो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, माइनस का डी एम बाई डी टी, तो इसकी जगह आपके पास मिल जाएगा ये वाला टर्म। तो ये जो थर्ड वाला टर्म है इसको हमने जीरो किया है, इसको जीरो इसलिए किया है क्योंकि आपके पास डेल्टा टी जो है वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, क्योंकि जिसके ऊपर डेल्टा लग गया वो छोटी क्वांटिटी होती है, और डेल्टा वी जो है वो भी छोटी क्वांटिटी है। तो जहां जहां पर या तो डेल्टा टी अकेला आ रहा है या डेल्टा वी अकेला आ रहा है उसको तो हमने रख लिया, लेकिन जहां पर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं वो टर्म बाकी की तुलना में और छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक बार पहले एग्जांपल दिया था 0.2 है, उसको अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, 0.04, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिल रही है और छोटी मिल रही है। तो दो बहुत छोटी क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई होती है तो नंबर और छोटा हो जाता है, इसलिए बाकी तीन क्वांटिटीज की तुलना में ये वाला टर्म क्या रहेगा, आपके पास छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया और हमें ये तीन टर्म मिल रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब आपको क्या करना है, पहले दो टर्म को मिला के सिंपली हमने क्या लिख दिया, डी बाई डी टी एम बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको ओपन करोगे तो एक बार m का डिफरेंशिएशन होगा तब v कांस्टेंट, फिर v का डिफरेंशिएशन होगा तब m कांस्टेंट। तो ये देखो जब v का डिफरेंशिएशन हुआ तो आपके पास ये v का डिफरेंशिएशन हुआ तब m कांस्टेंट, और फिर m का डिफरेंशिएशन हुआ तब v कांस्टेंट, और साथ में सेकंड वाला जो टर्म है उसको हमने एज इट इज, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो गई। ठीक है, f एक्सटर्नल हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से आप देखिए हमें क्या मिल सकता है। इक्वेशन 1 से बेसिकली ये नहीं हो रहा है, इस इक्वेशन ऊपर वाली से होगा ये। अब आप आइए इस इक्वेशन में, इन्होंने गलत लिख दिया, इक्वेशन 1 से नहीं मिलेगा, इक्वेशन इससे, इक्वेशन ए मान लेते हैं। इक्वेशन ए को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज का मतलब है कि एम डीवी बाई डी टी को तो यही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको हम ले जाते हैं इधर और इसको भी हम ले जाते हैं इधर। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है dm बाई डी टी, और साथ में क्या मिल रहा है, v माइनस यू, लेकिन ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, u माइनस वी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने से आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे जो u माइनस वी है ये क्या है, इसे हम लिख सकते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, किसकी है, सेपरेटेड मास की है, जो अलग हुआ हिस्सा है उसकी है, किसके रेस्पेक्ट में है, जो बचा हुआ हिस्सा है उसके रेस्पेक्ट में। क्यों, देखो बड़ी वाली जो बॉडी है जब हमने देखा और छोटी वाली बॉडी जो अलग हुई है,
मैं एक बार के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे डायरेक्शन से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में ले रही हूँ, क्योंकि हमने अभी माइनस प्लस नहीं लगाया। तो ये वाली वेलोसिटी हमने देखा था कि किस वेलोसिटी, ये वाली किस वेलोसिटी से जा रही थी, v से जा रही थी, और ये जो छोटा वाला मास है वो किससे जा रहा था, u से जा रहा था। तो अगर मुझे क्या करना है, सेपरेटेड मास की वेलोसिटी लेनी है, जिसकी वेलोसिटी लेनी होती है उसको हम एज इट इज रखते हैं, जिसके सापेक्ष, जिसके रेस्पेक्ट में लेनी होती है उसको माइनस करते हैं। तो बड़ी वाली बॉडी के रेस्पेक्ट में लेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का भी हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपेक्षिक वेग, सापेक्षिक वेग क्या होता है, सेपरेटेड मास विद रेस्पेक्ट टू द सिस्टम। तो सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो अलग हुआ हिस्सा, अगर उसकी वैल्यू निकाले तो u माइनस वी आता है, उसे हम लिख देते हैं यू आर, आर का मतलब रिलेटिव। तो इस इक्वेशन में यहाँ u माइनस वी की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, यू आर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन को आपको एग्जाम में अगर सिर्फ लिखा हुआ आता है कि मोशन ऑफ अ सिस्टम विद वेरिंग मास, है ना, परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय का जो भी है हेडिंग, हिंदी मीडियम वाले अपने उस बुक में हेडिंग देख लीजिएगा, तब तो आपको यही करना है। और अगर आता है कि मोशन विद मतलब अगर रॉकेट का भी पूछा जाता है तब भी आपको ये डेरिवेशन करना है, और इस डेरिवेशन के बाद में आपको रॉकेट को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि रॉकेट वाला डेरिवेशन बहुत छोटा है, जबकि ये सवाल आपका पूछा जाएगा बड़े वाले क्वेश्चन जो आते हैं जिनका आंसर ज्यादा लंबा लिखना होता है उसमें आएगा। तब भी आपको रॉकेट पूछा जाए तब भी आपको डेरिवेशन करना है, और उसके बाद अलग से थोड़ी सी 2-3 लाइनें और आएगी। तो सबसे पहले हम रॉकेट की थ्योरी समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सब कुछ काम का नहीं है। रॉकेट में आप सीधा अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, यहाँ से शुरू करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से शुरू करो कि रॉकेट में होता क्या है। रॉकेट में आपके पास एक तो फ्यूल होता है ना, फ्यूल का चैम्बर होता है, और आपके पास गैस जो होता है, जो फ्यूल होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, आपके पास गैस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, जिसमें भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपके पास एक कंबंशन चैम्बर होता है जिसमें वो जो फ्यूल होता है वो जलता है, दहन कक्ष बोलते हैं इसको, और फ्यूल को बोलते हैं ईंधन। दोनों में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है। हिंदी मीडियम वाले जब पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा ऑक्सीकारक जो होता है। और जब वो जलता है तो वहां पर हाई प्रेशर, क्योंकि वो लिमिटेड चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो तो लिमिटेड है, जलता रहेगा, चीजें गैस बनती रहेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर एक ओपनिंग होती है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस ओपनिंग को ओपन करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर वाली गैस जो होती है वो निकलती है। और जब वो निकलती है ना तो न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर वो निकलती है तो पीछे वाले हिस्से को धक्का देती है, यानी रॉकेट को धक्का देती है। तो नीचे वाली जो गैस निकलती है वो रॉकेट को ऊपर धक्का देती है और रॉकेट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नोजल जो होता है उससे गैसेस निकलती है, इट परमिट्स द हॉट गैसेस टू एस्केप, उसमें से हॉट गैसेस निकलती है एक्सट्रीमली हाई स्पीड में, और यही एक्सर्ट लार्ज रिएक्टिव थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है जो विपरीत दिशा में लगाने वाला बल होता है। तो ये रॉकेट के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाती है, कैसा, इक्वल एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जिससे रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। तो अगर आपके पास शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है इससे, तो वो ये आएगा कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑन विच प्रिंसिपल द रॉकेट वर्क्स। तो आपको दो प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं, एक तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और न्यूटन थर्ड लॉ, रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पे, और न्यूटन के तीसरे नियम पे, इन दोनों पे आधारित होता है रॉकेट, इन दोनों के ऊपर आधारित होता है रॉकेट की गति। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए रॉकेट बना हुआ है, ये ऊपर गया v वेलोसिटी से, जो नीचे की हिस्सा अलग हुआ था वो कितना जा रहा है, u वेलोसिटी से। और अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें ये है हमारे पास कंबंशन चैम्बर, ये होता है दहन कक्ष जिसमें जलाया जाता है फ्यूल। तो इसके अंदर क्या होता है, एक टैंक से, एक नली से हमारे पास क्या आता है, फ्यूल आ जाता है। फ्यूल इसमें पड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये फ्यूल तब तक नहीं जलेगा जब तक हम इसको जलाएंगे नहीं। किसी चीज को जलाने के लिए, माचिस या लाइटर या गैस को जलाने के लिए भी क्या लगता है, आपके पास गैस को ऑन करके छोड़ दीजिए, अपने आप नहीं चलेगा जब तक आप उसमें लाइट नहीं देंगे। तो एक ऑक्सीडाइजर होता है, फ्यूल भरा हुआ रहता है इसके अंदर। तो जब जैसे ही हमें सप्लाई करना, जैसे ही हमें जलाना होता है, रॉकेट को गति देनी होती है, तो ऑक्सीडाइजर को एंटर करते हैं। जैसे ही ऑक्सीडाइजर जो होता है फ्यूल से मिलता है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भर जाती है। बहुत छोटा सा यहाँ पे नोजल होता है, नोजल का मतलब छिद्र होता है छोटा सा, ठीक है। उस गैस के अंदर हमारे पास जेट, जेट जो होता है फव्वारे की तरह निकलने वाला जो पानी होता है उसको हम जेट बोलते हैं नॉर्मली, मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारा पार्ट निकलना, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो।
ठीक है। तो हॉट गैसेस, गर्म गैसेस जो है वो यहाँ से निकलती है, और अगर ये इधर निकलेगी तो रॉकेट का मोशन किधर होगा, पीछे होगा, और ये बड़ा वाला हिस्सा यहाँ पर बनाया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इफ प्रोपेलेंट इज कंटिन्यूअसली एडेड टू द कंबंशन चैम्बर, प्रोपेलेंट का मतलब फ्यूल है, फ्यूल जो है वो कंबंशन चैम्बर में कंटिन्यू हम ऐड कर रहे हैं, देन द प्रेशर मेंटेन्ड एज लॉन्ग प्रोपेलेंट रिमेन्स, तो जब तक फ्यूल रहेगा तब तक उसका प्रेशर बना हुआ रहेगा, ठीक है। और बाद में हमारे पास यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो प्रेशर उसके अंदर हो जाता है वो लगभग 100 एटमॉस्फेयर तक का चला जाता है। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मैंने कहा था कि रॉकेट दो सिद्धांत पे कार्य करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो आपको समझ में आ गया कि नीचे जब गैसें जाएगी तो उतना ही फोर्स से रॉकेट को ऊपर भेजेगी। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या होगा, द स्पीड ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ अ रॉकेट डिटरमाइंस हाउ मच मोमेंटम इंक्रीज इज क्रिएटेड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट। ये बताता है आपको कि जो एग्जॉस्ट होता है, मान लीजिए इफ द फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट की स्पीड आ रही है आपके पास, यानी जो गैसेस बाहर निकल रही है, दैट डिटरमाइंस हाउ मच मोमेंटम, कि कितना मोमेंटम जो है, जितनी स्पीड से वो निकलेगी, देखो आपके पास जितना मोमेंटम से वो निकलेगा उतना ही मोमेंटम रॉकेट को मिलेगा। सो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आपके पास हो रहा है, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, और क्लोज सिस्टम होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है तो वैसे भी रॉकेट जब ऊपर जा रहा है तो उस पर हम कंसिडर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा रहे हैं तो वैसे भी फोर्स की एब्सेंस में, जब फोर्स हमारे पास क्या होता है dp/dt, तो कोई एक्सटर्नल प्रोपेलेंट नहीं लगा रहे हैं रॉकेट के ऊपर, केवल अंदर ही है, जो फ्यूल उसके अंदर है वो उसके अंदर का ही माना जाएगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो टोटल मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट। देयरफॉर द फास्टर द नेट स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट, इसका मतलब अगर आपके पास टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना है तो जितनी ज्यादा स्पीड आपके पास बाहर निकलने वाली गैसेस की भरेगी विपरीत दिशा में, उतना ही मोमेंटम बढ़ना चाहिए, इसलिए रॉकेट को उतना ही ज्यादा मोमेंटम मिल जाएगा। ओके, दैट्स इट, इतना भी अगर आप करते हो तो ये रॉकेट का प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी एक्सप्लेनेशन आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी आ गया, ठीक है। बाकी सब आपको नहीं समझना है, ये डायग्राम हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, देख लिया है, और वापस ओके, ये अब देखो थ्योरी पे आते हैं। अब हम वापस वही चीजें कर रहे हैं, मास m है, t पे है, डेल्टा m है, u पे है, ये हमने पढ़ लिया था रॉकेट में अलग से, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और ये इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, ये हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब ये F एक्सटर्नल, ये बाहर से लगने वाला फोर्स है। अब यहाँ पे क्या क्या लगेगा, रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो एक तो उस पर ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और हमें पता है जब भी कोई बॉडी जाती है तो उस पर हवा का रेजिस्टेंस लगता है, तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एफ एक्सटर्नल के दो पार्ट हैं। मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेजिबल मानते हैं, एयर रेजिस्टेंस जो है अगर उसको नेग्लेजिबल मानते हैं तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, करेक्ट। तो एफ जो होगा नीचे की तरफ, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर लगेगा mg, करेक्ट, एम नॉट यहाँ पे अभी हटा दीजिए, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा mg। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 है उसमें यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लिखा हुआ था, उसकी जगह कितना आ जाएगा mg, तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया। अब हम आते हैं डायरेक्शन पे, डायरेक्शन पे जब आते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास देखो, ये जो mg है, रॉकेट जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। और ऊपर जब अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ur dm/dt है, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। चलिए अब हमारे पास कितना है, आ रहा है यहाँ पे, ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरी इक्वेशन को dt से, इस पूरी इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, mdv इज इक्वल्स टू माइनस का mg dt, ओके, माइनस का ur dm, मैंने dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो, इसको भी m से डिवाइड कर दो, इसको भी m से डिवाइड कर दो, इसको भी m से, तो यहाँ m से m कैंसिल आउट, यहाँ m से m कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा हमारे पास dv, ये आ गया, इधर क्या बचा, माइनस का जी डी टी, माइनस का जी टी, और इधर हमारे पास बचा माइनस का यू आर डी एम अपॉन एम। इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो तीनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया, ठीक है। डीवी का इंटीग्रेशन हमारे पास, रॉकेट की मान लीजिए शुरुआती वेलोसिटी 0 थी, बाद में कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, तो डीवी का इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, v, जी तो कांस्टेंट है,
dt का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा t, तो हमारे पास आ जाएगा dt। हमने लिमिट नहीं लगाई है, अभी लिमिट नहीं लगाई है इसलिए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t हो जाएगा और dm बाय m का कितना हो जाएगा log m, क्योंकि dx बाय x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लगा दिया जो कि हम इनिशियल कंडीशन से डिटरमाइन करेंगे। अब इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज v नॉट। मान लीजिए शुरुआत में रॉकेट, क्योंकि ऑब्वियसली यस ऊपर भेज रहे हैं तो रॉकेट को शुरुआत में कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो t इक्वल टू 0 पर रॉकेट की वेलोसिटी है v नॉट और उस वक्त उसका द्रव्यमान कितना है m नॉट। तो v की जगह आ जाएगा v नॉट, उस वक्त टाइम 0 था तो t की जगह आ जाएगा 0 और m की जगह आ जाएगा m नॉट और c की जगह आ जाएगा c। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, और ये जो c की वैल्यू है ये वापस कहाँ पर रखनी है, इक्वेशन 4 में रखनी है। तो इक्वेशन 4 से हमें ये मिल जाएगा वैल्यू रखने के बाद। वैल्यू रखने के बाद हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। उसके बाद अब देखो हम क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करते हैं और जो चीजें हमें रखनी है उसे हम रखते हैं। तो सबसे पहले वी नोट जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और माइनस का जीटी जो है इसको भी हम लास्ट में डाल देते हैं, डाल दिया। अब हमारे पास दो टर्म बचे, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, तो इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ। ये आपके पास प्लस साइन के साथ में है, ये आपके पास माइनस साइन के साथ में, दोनों में यू आर कॉमन है, तो यू आर कॉमन आएगा और आपके पास आ रहा है log m नॉट माइनस log m। log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a बाई b, तो ये हो जाएगा यू आर log m नॉट अपॉन m, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो इक्वेशन 5 जो है वो आपके पास रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो इक्वेशन 5 जो है वहां तक आपको करना है ना। अब ध्यान रखिए, अगर ग्रेविटी को भी हम हटा देते हैं, अगर हम ग्रेविटी को भी हटा देते हैं, यहाँ पर एम नोट रख दो, यहाँ पे भी एम नोट रखो, तो जो ऊपर वाला इक्वेशन 5 है उसमें यहाँ पे माइनस का जीटी था, अगर ग्रेविटी भी हटा देते हैं, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। एग्जाम में डायरेक्टली ये दे के भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन लिखनी है, फिर बस ये लिखना है कि ग्रेविटी को नेग्लिजिबल माने, तो ये टर्म हो जाएगा। और इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज 0, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को भी 0 मानते हैं तो ये भी 0 हो जाता है और आपके पास फाइनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। अब एग्जाम में आपके पास इक्वेशन 5, 6 और 7 तीनों ही रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी है, अलग अलग कंडीशन में कोई सा भी आपको पूछा जा सकता है। मल्टी स्टेज रॉकेट क्या होता है, जो हमने पढ़ा अभी वो सिंगल स्टेज रॉकेट था, तो थोड़ा सा पढ़िए कि मल्टी स्टेज में क्या होता है। बहुत सारे सिंगल स्टेज रॉकेट जो होते हैं वो अटैच किए हुए होते हैं, तो जैसे ही एक सिंगल स्टेज रॉकेट का फ्यूल खत्म होता है तो उसका मास, उसका भार लेके कैरी करना बाकी के रॉकेट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सिंगल स्टेज का जैसे ही फ्यूल खत्म होता है वो अलग हो जाता है, हट जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे देखिए, सिंगल स्टेज रॉकेट अटेन्स अ वेलोसिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी ये जो v है हमें इसकी एक लिमिटेड वैल्यू मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है हमारे पास वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से मिली है, ओके। और जो m नोट बाय m का रेशो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो ये वैल्यू है रिलेटिव वेलोसिटी है और m नोट बाय m की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो ur की वैल्यू तो 2.5 थी और आपके पास m नोट बाय m की जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आज तक हुए हैं, वो 4 से ज्यादा ये रेशो नहीं बढ़ा पाए। तो इस कंडीशन में आपको 2.5 log 4 फाइनल वेलोसिटी जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिला है, बस 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा सिंगल स्टेज रॉकेट की स्पीड नहीं हो सकती। तो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर रॉकेट को भेजना है तो आपको पता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी होती है, 11.2। तो सिंगल स्टेज रॉकेट जो है वो कभी भी अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के, अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकता। तो सिंगल स्टेज रॉकेट जो है वो फेल होता है। तो अगर हमें अर्थ के बाहर भेजना है, स्टडी बाहर करनी है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और इवन अगर किसी रॉकेट को या सैटेलाइट को ऑर्बिट भी करवाना है तो ऑर्बिटल स्पीड भी कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो सिंगल स्टेज तो दोनों ही पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट यूज करते हैं। तो मल्टी स्टेज रॉकेट में क्या होता है, हमारे पास या तो 2 या 2 से ज्यादा सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं, ठीक है। हर रॉकेट के पास खुद का इंजन होता है, खुद का फ्यूल होता है। एक स्टेज जो होता है वो दूसरे स्टेज के ऊपर से ऊपर अटैच किया हुआ होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, द फर्स्ट स्टेज सबसे लार्जेस्ट होता है,
सेकेंड स्टेज उससे ऊपर होता है, सब्सिक्वेंट अपर स्टेज और अबव इट यूजुअली डिक्रीजिंग है, और वो डिक्रीज होते जाते हैं सब, मतलब नीचे वाला जो होता है वो सबसे लार्ज होता है और ऊपर वाला जो होता है वो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। और ये आपने नॉर्मल उसमें देखा भी होगा रॉकेट के अंदर, है ना, कि नीचे वाला ऐसा बड़ा होता है, फिर आगे वाला छोटा होता है, फिर उससे ऊपर वाला छोटा होता है। होता क्या है, व्हेन द बूस्टर्स रन आउट ऑफ फ्यूल, जब किसी एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, दे आर डिटैच्ड यानी अलग हो जाते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रॉकेट, वो रेस्ट ऑफ द रॉकेट से अलग होके गिर जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेज चलना शुरू करता है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ कि जो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी थी वो अब बची हुई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी। और हमेशा रॉकेट में क्या होता है कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो पहले आपने शुरू किया था 0 वेलोसिटी से, लेकिन जब पहला स्टेज डिटैच हुआ, अलग हुआ, तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब जब पहला हिस्सा अलग होगा तब तक बाकी सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 3.5 हो गई। तो दूसरे स्टेज को तो यही पता रहेगा ना कि मेरे को इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली है, 3.5 मिली है। तो जब तक वो अलग होगा मे भी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। और जैसे ही इतनी होती है वो डिटैच हो जाएगा। तो थर्ड वाला जो स्टेज होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली है, 7 मिली है, तो अब उसके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, जैसे क्योंकि द्रव्यमान भी तो घटता जा रहा है, मास भी तो कम होता जा रहा है, और बाद में उसके ऊपर न्यूटन के थर्ड लॉ से फोर्स लगता भी जा रहा है। तो इस तरह से स्पीड को बहुत बढ़ा सकते हैं हम जितने स्टेज अटैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोशन ऑफ द सिस्टम विद वेरिंग मास, और उसका एक एप्लीकेशन था रॉकेट जो हमने पढ़ लिया है।